बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड अब तक आप समझ गए होंगे। एरिल को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं बच्चों? AR से। और हैलाइड को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? X से। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिख दे हम तो क्या होगा बच्चों? AR मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है, और X मतलब ClBr, तो ये क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। AR मतलब एरिल, X मतलब हैलाइड। एरिल का एग्जाम्पल फेनिल, फेनिल मतलब बेंजीन वलय, और ये Cl। ठीक है, आज हम इसके पढ़ने हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला हम बता दें बच्चों, तो वो है हमारे पास जल में विलेयता। जल में विलेयता की अगर हम बात करें तो एरिल हैलाइड जल में एविले होते हैं। क्यों होते हैं? बेंजीन रिंग के कारण। बेंजीन रिंग जो होती है ये पानी में कैसी होती है? एविले होती है। बेंजीन वलय के कारण ये जल में एविले है। आप लिख सकते हैं ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया है। दूसरी बात, यहाँ बात आती है गलनांक और क्वथनांक की। ठीक है, गलनांक व क्वथनांक। तो मैं यहाँ से आपके पास लिख रही हूँ 4 मॉलिक्यूल। देखिएगा यहाँ से, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। यहाँ से मैंने लिखा है आयोडोबेंजीन आई के साथ। नेक्स्ट लिखा हमने ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट लिखा हमने क्लोरोबेंजीन, और लास्ट हमने लिखा है यहाँ से फ्लोरोबेंजीन। आप सब जानते हैं ये छोटे आकार का है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ता है तो वहाँ गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडोबेंजीन का। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। तो हेलोएरीन कह दीजिए, एरिल हैलाइड कह दीजिए, एक ही बात है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? हम हेलोएरीन के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो पहला है बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा है धातुओं से क्रिया, तीसरा अपचयन, और चौथा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ध्यान देंगे हम इस पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन होगा क्यों? एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? E+ से। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का अर्थ होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी हमने इसके ऊपर क्या दिखाया है? प्लस दिखाया है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जो रिएक्टेंट है वो कहाँ जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और मैं लगातार आपसे कहती आ रही हूँ कि बेंजीन वलय बहुत ही इलेक्ट्रॉन धनी होती है, क्योंकि हम जानते हैं उसके पास 3 पाई बॉन्ड हम बेंजीन वलय में देखते हैं। उन्हीं 3 पाई बॉन्ड्स के कारण बेंजीन वलय बहुत इलेक्ट्रॉन धनी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इसीलिए बेंजीन वलय पर उपस्थित हाइड्रोजन वो वहां से क्या हो जाता है बच्चों? प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए इसको हम इस तरह से समझा देते हैं। यहाँ से देखिएगा बच्चों, मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई थी। ये अपनी बेंजीन वलय है, साथ में ये क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही E+। चाहे तो आप इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ले सकते हैं, ये Cl+, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है इसलिए कहा जाता है ये इस पर जाता है। सबसे पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात, प्रतिस्थापित किसको करेगा? क्योंकि प्रत्येक ये बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अतः एक हाइड्रोजन को ये हटाकर खुद यहाँ से जुड़ जाता है, अर्थात H को हटाया और खुद क्या आ जाता है? Cl। तो H को हटाकर ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आया, यही क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन। ये तो बात हुई इसकी, केवल बेंजीन वलय पे किया। लेकिन अब हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे कि एरिल हैलाइड, जो कि क्या होता है? ये खुद, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया मैंने, ये क्या है? खुद एरिल हैलाइड है। अब इसके पास हम लेके गए इलेक्ट्रॉन स्नेही को। किसको ले गए? Cl+ को। अब यहाँ से Cl+ जब इस बेंजीन वलय की ओर मूव करेगा तो अब यहाँ पर पहले तो सारी की सारे क्या थे? H थे। सारे के सारे क्या थे यहाँ पे बच्चों? H थे। प्रत्येक बेंजीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु समान था। लेकिन अब ये Cl अगर इस पोजीशन पर जाता है तो ये Br के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति होगी। अगर ये Cl इस पोजीशन पर जाता है तो Br के सापेक्ष ये मेटा स्थिति होगी। और Cl अगर इसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति पे आता है तो ये पैरा स्थिति होगी। तो अब ये Cl+ जो है वो किस स्थिति पर आई? यहाँ पर आए।
या फिर यहाँ पर आए या इस तीसरी पोजीशन पर आए। समझ आ रही है आपको बात? अर्थात वो ऑर्थो पे आए, मेटा पे आए या पैरा पे आए, इस क्लोरीन का हमको नहीं पता। बस यही हमें जानना है इस अभिक्रिया में कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आखिर किस पोजीशन पर आए, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इसका पता हमें कैसे लगे। तो हम इसका पता लगाने के लिए इस Br, अगर हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बना लें तो अनुनादी संरचना में जहां बेंजीन वाले पे नेगेटिव आवेश आ जाए वहीं ये क्लोरीन अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आवेश जिस भी पोजीशन पर आएगा, ये Cl+ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये वहीं पर आकर आक्रमण कर देगा। देखिए हम इसको बच्चों, तो अब हमको ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा वो बेंजीन वलय पर जाकर प्रतिस्थापन करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होने वाला प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं हम यहाँ से। लेकिन अब हमें ये क्या देखना है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन स्नेही किस स्थिति पर आए। तो अब यहाँ से हम एरिल हैलाइड, ये हमने क्या लिख दिया बच्चों, एरिल हैलाइड। ये एरिल हो गया और ये हैलाइड हो गया, जिसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। ये यहाँ से क्या होंगे, इस तरह से अनुनाद दर्शाएंगे, जो उसको हम पहले भी दिखा चुके हैं बच्चों, पहले की वीडियोस में भी। ये एक्स है और ये प्लस है बच्चों। इस एक्स की जगह आप Cl भी ले सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी स्थितियां ऐसे ही रहेंगी। इसको मैं काफी बार बता भी चुकी हूँ बच्चों पहले की वीडियोस के अनुसार। ये एक्स है, इसलिए प्लस, यहाँ इस तरह से आ जाएगा, माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस हुआ, यहाँ से ये डबल बॉन्ड एक्स, ये प्लस, यहाँ से ये इस तरह से, यहाँ माइनस और ये माइनस का बॉन्ड और बॉन्ड का माइनस। तो यहाँ से ये इस तरह से हमारा बन गया। अब हुआ क्या, मैंने ऐसा क्यों दिखाया, तो अब आप इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो माइनस अपना है, ये माइनस क्या हो रहा है, यहाँ से कौन सी स्थिति पर है, एक्स की ऑर्थो स्थिति पर। फिर किस पे आया, ये पैरा स्थिति पर। किस पे आया, फिर ऑर्थो स्थिति पर। देखो बच्चों, ये वाली जो स्थिति होती है इसके जस्ट पास वाली, ये दोनों स्थितियां होती है ऑर्थो। फिर इसकी जस्ट नेक्स्ट वाली, मतलब ये वाली और ये वाली कौन सी होती है, मेटा। और इसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति कौन सी होती है, पैरा। तो यहाँ पे माइनस अब कौन सी स्थिति पर है, ऑर्थो पे। अब कौन सी पर है, पैरा पे। फिर किस पे है, ऑर्थो पे। तो हम ये देख सकते हैं कि बेंजीन वलय में क्या लिखेंगे, अब बेंजीन वलय में क्लोरीन परमाणु या हेलोजन परमाणु, बेंजीन वलय में हेलोजन परमाणु अनुनाद दर्शाता है, जिसमें ऑर्थो व पैरा स्थिति पर नेगेटिव आवेश आता है। अब आप मुझे बताइए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहाँ जाएगा, जहां माइनस दिख रहा है, ऑर्थो पे दिख रहा है, पैरा पे दिख रहा है, फिर ऑर्थो पे। अर्थात हम ये कह सकते हैं आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ये एरिल हैलाइड में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आता है। बच्चों मैंने देखिए यहाँ से लिख भी दिया है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आता है। क्लियर हुई अब आपको ये बात कि हमको यही तो देखना था कि वो किस स्थिति पर आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। तो अब यहाँ से हम अब आगे का देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ से देखिए, हेलोअरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन से कम क्रियाशील है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास हेलोअरीन है, मतलब क्लोरोबेंजीन है। दोनों की क्रिया हम किससे कराते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही से कराते हैं। तो यहाँ पर दोनों में सब पहले रिएक्शन कौन कर लेगा, तो हम बता सकते हैं बेंजीन पहले रिएक्शन करेगा बजाय क्लोरोबेंजीन के, या हम कह दें बेंजीन की क्रियाशीलता ज्यादा है बजाय क्लोरोबेंजीन के। हालांकि दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, जैसे यहाँ पर तो बन गया ये और यहाँ प्रोडक्ट अपना बन गया, इस तरह से हमने दिखा दिया।
ये हमने ऑर्थो प्रोडक्ट बना दिया या पैरा प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है? क्रियाशीलता बेंजीन की अधिक है। क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है? बेंजीन की। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ, जबकि इसमें तो माइनस भी दिखाया था हमने अनुनाद की वजह से। तो अब आप आंसर देख लीजिए बच्चों, यहाँ से बेंजीन की हम बात करें, ये तो बेंजीन है और ये क्या है अपने पास? हेलोएरीन है, ठीक है। अब जो Cl का प्रभाव होता है बच्चों, हेलोजन परमाणु है अर्थात इसका प्रभाव -I प्रभाव भी होता है, क्योंकि Cl की वितरणता ज्यादा है अर्थात अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है। हेलोजन परमाणु के कारण Cl का -I प्रभाव होता है, लेकिन Cl के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? Lp होने के कारण Cl के पास क्या होते हैं? Lp भी होते हैं। तो मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ इसकी अलग से चीज, या फिर इधर लिख लीजिए आप। ये अपने पास क्या है? Cl है। इसके पास क्या है बच्चों? ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर होने की वजह से यहाँ से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अनुनाद दर्शाते हैं और इस तरह से बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने लगते हैं और इसको क्या हम कहते हैं? +R प्रभाव कहते हैं। ये -I प्रभाव है अर्थात इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जा रहे हैं और +R प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? बेंजीन वलय की तरफ आ रहे हैं। आप देखिए एक बार, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ऊपर की ओर है और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नीचे की ओर है। नीचे की ओर देखो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं अर्थात यहाँ बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं अर्थात दोनों प्रभाव एक दूसरे से क्या है? विपरीत है। अब आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अटैक करने वाला है ये कब अटैक करेगा? जब बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे अर्थात +R प्रभाव तो कहता है कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर अटैक करे, लेकिन -I कहता है कि ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोरीन परमाणु विद्युत ऋणी होने के कारण, विद्युत ऋणी होने के कारण, तो ये कौन सा प्रभाव दिखाता है? ये -I। तो हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर जगह कम है तो हम नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से Cl परमाणु के -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं और वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, ठीक है। लेकिन +R, ये वाला प्रभाव कौन सा है? +R प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की ओर आकर्षित होते हैं या बेंजीन वलय की ओर आते हैं। इन दोनों में से अब एक चीज मैं आप पर रुकूंगी यहाँ से। अब आप खुद सोचिए, एक से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, एक से इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की ओर आ रहे हैं। इन दोनों में से जो प्रभाव स्ट्रॉन्ग पड़ेगा उसी अनुसार क्रिया होगी। इन दोनों में से मैं बता दूं आपको, +R और -I प्रभाव में से -I प्रभाव स्ट्रॉन्ग होता है अर्थात बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगते हैं और बेंजीन वलय से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगते हैं तो इसका मतलब बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून होने लगती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन में से, ये क्लोरोबेंजीन है और ये बेंजीन है, इसमें कोई -I प्रभाव नहीं है अर्थात यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन न्यूनता नहीं है अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही जल्दी आकर्षित होगा, बजाय ये क्लोरीन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन स्नेही को, देखो ऊपर वाले देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही को आकर्षित तो कर लेता है, लेकिन ये Cl परमाणु का आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखता है, इसलिए इसको आना होता है तो ये ऑर्थो पैरा स्थिति पर आ जाता है। लेकिन क्रियाशीलता बेंजीन से कम होती है। कारण मैंने आपको बता दिया, कारण है -I प्रभाव का अधिक प्रभावी होना। इन दोनों में से +R लेस देन -I होता है, अतः बेंजीन वलय, अतः क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः क्लोरोबेंजीन में बेंजीन की तुलना में, क्लोरोबेंजीन में बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
क्योंकि बेंजीन में बच्चों कोई इस तरह का प्रभाव नहीं जुड़ रहा है, बेंजीन में केवल खाली बेंजीन है, जबकि इसके अंदर माइनस है। इसका जो मेन पॉइंट है बच्चों मैंने आपको बता दिया, ये वाला, एक आकर्षित कर रहा है, एक क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दोनों में से जो प्रबल पड़ रहा है वो कौन सा है, माइनस आई। बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे आंसर को और अच्छा कर दिया है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर कर दिया है, और बेंजीन के लिए दिया किसी प्रकार का कोई माइनस आई प्रभाव नहीं, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, और यहाँ माइनस आई ज्यादा पड़ रहा है प्लस आर की बजाय। ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया आंसर में, अतः क्लोरोबेंजीन में बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, अतः बेंजीन की क्रियाशीलता अधिक है, अतः बेंजीन की क्रियाशीलता अधिक है। कोशिश की है बच्चों समझाने की आपको हमने यहाँ से। बच्चों फटाफट यहाँ से रिएक्शन कर लेते हैं। पहला है हमारा क्लोरीनीकरण, तो यहाँ पर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से हो जाएगी क्लोरीन की किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। क्योंकि मैं पहले बता भी चुकी हूँ आपको AlCl3 वाला। चलो अगर आपको AlCl3 ध्यान है तो हम यहाँ AlCl3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl और इसकी ऑर्थो पोजिशन ये Cl, और ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, पैरा पोजिशन। ठीक है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे आ जाएगा। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं बच्चों इसमें सल्फोनीकरण, उसको देख लेते हैं हम यहाँ से। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में किससे रिएक्शन होगी बच्चों, सांद्र H2SO4 से। ये देखिए यहाँ से ये क्लोरीन रिएक्शन होगी H2SO4 से, कैसा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, अब आगे रिएक्शन इसमें आप कराते हैं बच्चों, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से वही क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा। ये मैंने लिख दिया, यहाँ से आप ऑर्थो लगा दीजिए SO3H SO3H, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोबेंजीन ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थो पोजीशन है तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, क्रियात्मक समूह SO3H है अर्थात सल्फोनिक अम्ल है। नाइट्रीकरण देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा नाइट्रीकरण में क्या होगा, ये अपना क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्शन होगी, HNO3 और ये H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, अब तो आपको ये रिएक्शंस याद हो गई होंगी, क्योंकि ये हमने अपनी चैप्टर नंबर 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर ये अपना नाभिक इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसने कौन सा देता है बच्चों, NO2+ अर्थात नाइट्रोनियम आयन देता है। इसका भी ऑर्थो पोजीशन देखिए NO2, और यहाँ भी इसकी पैरा पोजीशन देखिए NO2। समझने का कुछ भी नहीं है बच्चों, इसके अंदर ऑर्थो और पैरा पे अटैक होंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है NO2+ अर्थात NO2+ का मतलब है नाइट्रोनियम आयन। ठीक, फोर्थ देख लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम FCR भी कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह की है बच्चों। यहाँ से क्लोरीनीकरण में ये CH3Cl, Cl की तीव्रता ज्यादा होगी, अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा अर्थात, और दूसरी चीज हमेशा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी। इसको नहीं लिखा तो बेटा यहाँ से रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगी, इसके बिना अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचता है इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या बनेगा, CH3+, और उसी को आप लगा देंगे एक ऑर्थो पे, और दूसरा कहाँ लगा देंगे बच्चों, आप पैरा पे लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए इसमें यहाँ पे, ये फ्रीडल क्राफ्ट की पहली है और अब फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरी है। देखिए यहाँ से ये क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन कराई हमने CH3COCl से, वही निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बन जाएगा, COCH3। इट मीन्स ये वाला COCH3 है वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। चलो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑर्थो और पैरा में से जो प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है बच्चों वो होता है पैरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूरी ज्यादा होती है, और दूरी ज्यादा होने की वजह से स्थायित्व भी ज्यादा होता है। तो इस प्रोडक्ट का नाम आप लिख सकते हैं, इसका नाम है बच्चों, ये जो दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं एसिड। ये क्या है अपना बेंजीन वाला है, और ये ग्रुप कौन सा हुआ, कीटोन, तो ऑन लग जाएगा, और पोजीशन कौन सी हुई, ऑर्थो, तो नाम होगा ऑर्थो क्लोरो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है। कार्बन कितने हैं, दो, दो को क्या बोलते हैं एसिड, फेनिल ग्रुप है इसीलिए एसिटो
और ये हो जाएगा फिनोन। इसी तरह से हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। बच्चों यहाँ से अपनी बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया पूर्ण होती है। आगे अपनी है धातुओं से अभिक्रिया, देखेंगे एक बार यहाँ से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अपने पास रिएक्शन है धातुओं से क्रिया। उसमें सबसे पहले हम कराएंगे बच्चों सोडियम से क्रिया। किससे कराने वाले हम यहाँ से? सोडियम से। देखिए यहाँ से हमें हेलो एरीन की, मतलब ये लिख दिया हमने बेंजीन रिंग, ये Cl, बीच में क्या रखेंगे हम? सोडियम। एक और बेंजीन रिंग ले लीजिए यहाँ से, ये ले लिया आपने। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में है? शुष्क ईथर। Cl कितने हैं? 2, तो सोडियम भी कितने लेंगे? 2। ठीक है, कुछ और रिएक्शन भी याद आ रही हुई आपको? वुड्ज अभिक्रिया, जहां इस बेंजीन वाले की जगह क्या थे? वहां थे हमारे पास एल्किल ग्रुप, R था, CH3 था, CH5 था। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा बाईफेनिल। क्या नाम होगा बच्चों इसका? बाईफेनिल। और ये जो अभिक्रिया बनी, अब मैं इस अभिक्रिया का नाम लिखूंगी, इसका नाम था फिटिग अभिक्रिया। क्या नाम था बच्चों? फिटिग अभिक्रिया। बीच में मैं आपको वुड्स अभिक्रिया और ध्यान दिलाना चाहूंगी बच्चों, नोट डाल के बीच में वुड्स अभिक्रिया यहाँ जरूर लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? अभी मैं उसका कारण बताऊंगी आपको मैंने क्यों लिखवाई बीच में। वुड्स अभिक्रिया को भी हमने कुछ इसी तरह से, यहाँ पर रिएक्शन में थी हमारे पास C2H5 ले लिया हमने, Cl ले लिया, सोडियम ले लिया, और यहाँ से ऐसा याद आ गया होगा हर एक बच्चे को कि हम पहले भी वुड्स अभिक्रिया पढ़ चुके हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हुई थी, वही किसकी उपस्थिति में है? शुष्क ईथर। तो कहने का अर्थ क्या हो गया बच्चों? यहाँ से ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया होती है एरिल हैलाइड के साथ होती है, जबकि ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ होती है। अगर फिटिक और वुड्स दोनों को मिला दिया, अर्थात एक तो हम रिएक्टेंट इसको ले लें और दूसरा रिएक्टेंट हम इसको ले लें, तो अभिक्रिया का नाम क्या बनता है? उस अभिक्रिया का नाम लिख लीजिए, उसका नाम बनता है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। अर्थात वुड्स को और फिटिक को दोनों को हमने क्या लिखना है? मिला देना है। अर्थात एक एल्किल हैलाइड लीजिए और एक क्या लीजिए आप? एल्किल हैलाइड। ये देखिए यहाँ से ये ले लिया हमने एरिल हैलाइड, बीच में रखना ही सोडियम है हमको, ये सोडियम रख दिया, और यहाँ से हमने ले लिया एरिल की जगह एल्किल हैलाइड। तो एक जगह एल्किल हैलाइड, सॉरी ये एल्किल हैलाइड और ये एरिल हैलाइड। तो वुड्स वाला भाग तो ये रहा और फिटिक वाला भाग ये रहा, क्योंकि Cl कितने हैं? 2, अर्थात सोडियम 2 लिखे, ये यहाँ से बाहर निकाला और क्या लिख दिया यहाँ से? शुष्क ईथर। जो प्रोडक्ट बना बच्चों, वो प्रोडक्ट आपका बना ये। तो आपसे सीधा पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन से टोलुईन को बनाने का समीकरण लिखिए। तो बच्चों ये क्या है अपना? टोलुईन। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपनी धातुओं से अभिक्रिया में सोडियम से हुई। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, उसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। उसको भी देख लीजिए। उल्मान अभिक्रिया बहुत आसान है। यहाँ से अभी हमने वुड्स फिटिक लिख लिया रिएक्शन, या आप कॉपर से लिख सकते हो इसको नाम, कॉपर से क्रिया। नाम रिएक्शन का क्या है बच्चों? उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन उसके अंदर हम रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों? उसके अंदर हम रिएक्शन कराते हैं आयोडोबेंजीन से। किससे कराते हैं? आयोडोबेंजीन से। साथ में बीच में क्या रखते हैं? कॉपर। एक और आयोडोबेंजीन ले लीजिए, ये आयोडोबेंजीन हमने ले लिया। कॉपर के मॉलिक्यूल कितने लिए हमने यहाँ से? सॉरी, कॉपर के यहाँ 2 मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, क्योंकि कॉपर की संयोजकता खुद ही 2 होती है, तो CuI2 बन सकता है। प्रोडक्ट किसका गर्म कर दिया, तो प्रोडक्ट में क्या बन गया हमारे पास बच्चों? यही बाईफेनिल बन गया। जो ऊपर बन रहा था वही बना है, लिख लीजिएगा बाईफेनिल। ठीक है, रिएक्शन में क्या बना? CuI2। मेन प्रोडक्ट क्या है अपना? बाईफेनिल। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। ठीक है, एक और बनाते हैं यहाँ से Rm, एक मैग्नीशियम से और है। 2 रिएक्शन हो गई, कॉपर से और सोडियम से। मेन रिएक्शन इसके अंदर वुड्स फिटिक अभिक्रिया है। उल्मान अभिक्रिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है बच्चों? वुड्स फिटिक अभिक्रिया। देखिए आपको याद होगा हमने जब एल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया पढ़ी थी तो कैसे करी थी बच्चों? यहाँ से देखिएगा, आपको याद होगा ये हमारा एल्किल हैलाइड था, रिएक्शन मैग्नीशियम से करी थी, तो इसको बीच में इंसर्ट कर दिया था। इट मीन्स क्या बना था? RMgX। इसी तरह से बच्चों अगर मैं यहाँ से Cl के साथ Mg की रिएक्शन करूँ, यहाँ R को चेंज कर दूँ,
तो यहाँ भी बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगा, Mg लग जाएगा और इसको भी हम क्या कहते हैं, RMgX। दोनों में एक अंतर होगा, यहाँ पर तो हमने लिया था शुष्क ईथर, यहाँ लेंगे THF। तो बच्चों अब यहाँ से कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से ये हमने क्या लिया, Cl ले लिया का मैग्नीशियम। जैसे वहां से हमने ग्रीनियर अभिकर्मक बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी हमें Mg दोनों के बीच में लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लेना है, THF, जो विलायक का काम करेगा। इसका पूरा नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। लो मैं लिख भी देती हूँ बच्चों, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही है कि इसका सूत्र क्या होता है, लो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह का ये सूत्र होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन का। हालांकि फ्यूरेन का जो सूत्र होता है बच्चों वो आप 11th क्लास से पढ़े हैं, ये फ्यूरेन का सूत्र होता है, ठीक है। मैंने और भी आपकी दूर कर दी है यहाँ से। ये तो THF है और ये है खाली फ्यूरेन। ये मैंने आपको सूत्र भी बता दिए हैं, ये 11th क्लास में था। अगर किसी को याद आ गया हो तो बताना, हाँ मैडम 11th से पढ़ा तो था, आपने पढ़ाया भी था, हमारी क्लास में तो पढ़ाया था। तो ये आपकी 11th क्लास से पक्के से था, जहाँ आपने विषम चक्रीय यौगिक पढ़े थे बेंजीन वलय के, कि एरोमेटिक यौगिक विषम चक्रीय भी होते हैं जहाँ कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी होता है। तो ये मैंने आपको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन का सूत्र बता दिया है। ये THF है, ए से ऐसा लग रहा है THF। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अपनी कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया। देखिए एक बार, देखिए बच्चों यहाँ से मैंने आपको ये वाली रिएक्शन करा दी है, ये वाली हो चुकी है अपनी, ये भी हो चुकी है। अब कौन सी पढ़ना है हमें, अपचयन। फिर होगी कौन सी, नाभिक स्नेही। देख लीजिएगा बच्चों, अपचयन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हेडिंग है हमारे पास तो हम इसको कर लेते हैं। ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन कराई हमने 2H से। अपचयन में क्या होता है बच्चों, ये निकेल और एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया है। ये हाइड्रोजन जो है वो इससे क्रिया करेगा, एक हाइड्रोजन बेंजीन वाले के साथ जुड़ जाएगी तथा एक हाइड्रोजन इस HCl के रूप में बाहर निकल जाएगी, अर्थात अपचयन के फलस्वरूप बेंजीन का निर्माण होता है। बच्चों यहाँ से देखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बच्चे। यहाँ से देखिएगा, अगर रटन समझना चाहते हैं तो हम उस हिसाब से करा देंगे, और आप अगर पूरा अच्छे समझना चाहते हैं तो उस हिसाब से करा देंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अर्थात बेंजीन वलय में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम कैसे समझाएं। देखिए बच्चों यहाँ से ये अपना क्या है, क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। नाभिक स्नेही मतलब जैसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता हो, ये इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है इसके पास, OH माइनस। मैं आपको लगातार एक चीज कहती आ रही हूँ कि बेंजीन वाले के पास ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात बेंजीन वाले कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन धनी। तो एक सामान्य सा कंसेप्ट तो यही है बच्चों कि ये नाभिक स्नेही है और ये इलेक्ट्रॉन धनी है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या नाभिक स्नेही इससे आकर्षित होगा। पहली बात यही समझ में आती है कि ये आकर्षित नहीं होगा, तो प्रतिस्थापन का सवाल नहीं होता। फिर आती है दूसरी बात। तो पहली चीज तो ये कि बेंजीन वाले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन धनी होती है, तो नाभिक स्नेही पहली बात इससे आकर्षित हो ही नहीं पाता। फिर भी हम इसको सामान्य तौर पे कहें कि ये Cl तो यहाँ से हट जाए और प्रोडक्ट में यहाँ से OH जुड़ जाए, ऐसा संभव हो सकता है। कॉपी पर अगर करें तो संभव है, लेकिन लैब में करें तो संभव नहीं है। अगर हम इसे प्रयोगशाला में करें संभव नहीं है। क्यों नहीं है, अब समझिएगा। यहाँ से ये अपने पास है एल्किल हैलाइड, ठीक है, और ये है हमारे पास एरिल हैलाइड है हमारे पास। ये Lp होते हैं, ये Lp यहाँ से इसके पास होते हैं। मुझे दूसरा एरिल हैलाइड बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैंने बंध नहीं दिखाए हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताइए, क्या यहाँ कोई अनुनाद है, नहीं है, अर्थात यहाँ पर बॉन्ड कैसा है, ये यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है बच्चों, ये है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। जबकि लॉन पेयर के आने की वजह से यहाँ पर आगे क्या होने लगता है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैसे आ जाती है बॉन्ड, यहाँ से ये डबल बॉन्ड आने लग जाता है। डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला, ये डबल बॉन्ड यहाँ से आ रहा है, जबकि यहाँ पर बॉन्ड कैसा है, सिंगल। तो यहाँ पर लगभग डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आने लग जाता है। दूसरी बात, यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर यहाँ प्रतिस्थापन करना है तो Cl को हटाना होगा और OH को लाना होगा। OH को लाने के लिए इस बंध को यहाँ से ब्रेक करना होगा। तो ये OH जब ही तो आएगा जब यहाँ से ये बंध टूट जाएगा। या मैं कह दूं यहाँ से कि ये C2H5Cl है और इसकी नाभिक स्नेही से अभिक्रिया कराई तो यहाँ प्रतिस्थापन हो गया और ये बन गया, अर्थात इस OH ने पहले इस बंध को तोड़ा और फिर OH यहाँ पर आया। इसी हिसाब से अगर यहाँ से हमें क्या करना है,
यहाँ से हमें ये जो Cl है इसके साथ OH माइनस की अभिक्रिया करा के अगर मुझे यहाँ पर OH को लाना है तो इट मीन्स ये बंध भी तोड़ना होगा। होगा कि नहीं होगा तोड़ना। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ कैसा है डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये बंध आसानी से टूटेंगे दोनों? नहीं, ये जल्दी टूटेगा और ये बाद में टूटेगा। अर्थात डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, बंध सामर्थ्य ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए एरिल हैलाइड का ये बंध जो है वो यहाँ से नहीं टूट पाता। ये तभी संभव हो पाता है जब यहाँ पर विशेष परिस्थितियां होने लगे। अर्थात तापमान अगर मैं बहुत ज़्यादा दे दूं तो यहाँ पर यह स्थिति संभव है कि ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दे। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन हम लिखेंगे इसके लिए कि क्या बनता है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन पे हिट करेंगे जहाँ से अपना क्वेश्चन अब बनेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस तरह से यहाँ इस बॉन्ड का टूटना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तब जाकर ये बनेगा। और चलो मैं इसकी गहराई में आपको लेके चलती हूँ कि ये अपन ने क्या करा, ये यहाँ से Cl को लगाया, ठीक है। आपने कहा जी नहीं हम तो तोड़ के रहेंगे, हमको तो तोड़ दो यहाँ से और इस पर प्लस लगा दो। तो मैं आपको बता दूं बेंजीन वाला एरोमेटिक होती है और ऐसी स्थिति में ये बना हुआ जो कार्बोधनायन है, फेनिल कार्बोधनायन है, ये बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता, ये बनता ही नहीं है क्योंकि इसकी एरोमेटिकता खत्म हो जाती है और बेंजीन वाला एरोमेटिक होती है। अर्थात ऐसा बनना पॉसिबल ही नहीं होता। फिर भी कुछ बच्चे एडवांस हैं, वो कहेंगे कि मैडम आपने हमें एक SN1 सिखाई थी और एक SN2 सिखाई थी जिसमें पीछे से भी आक्रमण होता है, तो क्यों ना हम इसमें पीछे से आक्रमण कर दें। अगर ये OH यहाँ से नहीं आ पाता है तो हम OH को और पीछे से ले आए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पीछे का मतलब क्या है वो भी देख लीजिए। अगर OH माइनस यहाँ से अटैक करता है पीछे से, तो आप पीछे से देख सकते हो, पीछे से आने पर इस बेंजीन में इस कार्बन से पूरी की पूरी बेंजीन वलय जुड़ी हुई है जो कि बहुत बड़ी है और नाभिक स्नेही के लिए इस वलय को पार कर पाना बहुत कठिन होता है। तो पीछे से आक्रमण, सामने से आक्रमण नहीं हो पाता। बंध भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा भी नहीं हो पाता। तो हमने हर एक तरीका आजमा के देखा, क्या फेनिल हैलाइड में, क्या एरिल हैलाइड में SN1 SN2 से हो जाए, कैसे भी करके यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाए तो क्या पॉसिबल था। तो आंसर आता है हमारे पास, ये कैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाता। केवल ये तभी पॉसिबल हो पाएंगे कि यहाँ पर इसका बंध कैसे ना कैसे करके कमजोर कर दिया जाए, या दूसरी स्थिति जो हमने पहला एक यहाँ से जनरलाइज चीज निकाली थी कि नाभिक स्नेही तो वहीं आता है जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो। तो कैसे ना कैसे करके इस बेंजीन वाले से अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दूं तो निश्चित रूप से नाभिक स्नेही आक्रमण कर जाएगा। क्योंकि इतना तो आप समझ चुके हैं केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कि ये नाभिक स्नेही है और ये नाभिक स्नेही हमेशा गरीब के पास जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो। और बेंजीन वलय तो बेचारा खुद ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो बेंजीन वलय पर से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करने चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं बच्चों। अब हमने वही क्वेश्चन लिख दिया है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। C2H5Cl की अपेक्षा C6H5Cl नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों? तो समझ लीजिएगा अब यहाँ से और अच्छी तरह से जो चीज़ रह गई हैं, ये है हमारे पास C2H5Cl और ये है हमारे पास ये C6H5 है बेंजीन वलय और ये लगा दिया हमने Cl। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? कोई अनुनाद नहीं है ना, कोई अनुनाद, तो यहाँ लिखेंगे कोई अनुनाद नहीं। ठीक है, अतः कैसा बॉन्ड है? केवल सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? अनुनाद के कारण CCl बंध के मध्य आंशिक द्विबंध गुण। तो देख लीजिए मैंने आंसर राइटिंग कर दी है यहाँ से। अनुनाद के कारण CCl बंध के मध्य आंशिक द्विबंध गुण, तो द्विबंध का गुण हमने दिखा दिया है। आगे हमने लिखा है C6H5Cl में CCl बंध की बंध सामर्थ्य आंशिक द्विबंध के गुण के कारण अधिक होती है, अतः क्रियाशीलता कम है। सीधी सी बात है, अब ये बंध टूटेगा ही नहीं जल्दी से, तो OH आ भी नहीं पाएगा, नाभिक स्नेही आ भी नहीं पाएगा। जबकि यहाँ पे ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है।
यहाँ कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये आसानी से बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी, अर्थात आसानी से बंध टूट जाएगा, अर्थात क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बंध सामर्थ्य कम होने के कारण क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। काफी पढ़ाई हो गई है आज हमारी यहाँ पे, तो अब आप मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। चलिए बाय। और एक चीज़ और बच्चों, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसको हर वीडियो में सब्सक्राइब करने की नीड नहीं होती है। जो आपका सिंबल अगर सब्सक्राइब का रेड आ रहा है तो आप उस पर दबाइए, अगर वो पहले ही ब्लैक हो चुका है तो आप उसको मत दबाइएगा। दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन के लिए बच्चों बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, घंटी बनी हुई है साइड में, उस घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए धन्यवाद।